जी, अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है चेन रूल। तो होपफुली 14.3 एक्सरसाइज जो लास्ट टाइम हमने की थी, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम होंगी तो आप शेयर कर सकते हैं प्रॉब्लम्स अपनी, और उसके जो सॉल्यूशंस होंगे वो आपके साथ शेयर कर दूंगा। चेन रूल वाला टॉपिक हमने पढ़ना है। तो चेन रूल इन द फॉर्म ऑफ द फॉर द फंक्शंस विद मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। अच्छा, चेन रूल वाला जो टॉपिक आपने पहले पढ़ा था, उससे और जो करंट हमें टॉपिक पढ़ना है फॉर द फंक्शंस ऑफ मोर वेरिएबल्स, उसमें जो डिफरेंस है वो पहले आप देख लें कि अगर एक वेरिएबल y डिपेंड कर रहा हो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल x के ऊपर, और फर्दर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x, ये फर्दर किसी और पैरामीटर t पे डिपेंड कर रहा हो, और रिक्वायरमेंट ये हो कि फाइंड dy यानी चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू t, dy ओवर dt अगर रिक्वायर्ड हो तो डायरेक्टली तो हम y का डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं x के लिहाज से। और लेकिन हमें अगर रिक्वायरमेंट ये हो कि y का डेरिवेटिव अब इनडायरेक्टली फाइंड करें t के लिहाज से, तो इसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमें जो रूल यूज करना होगा उसको हम नाम देंगे चेन रूल का। तो यहाँ पर हमें चूंकि y गिवन है फंक्शन x का, तो हम y का डेरिवेटिव डायरेक्टली जो फाइंड कर सकते हैं वो है विद रिस्पेक्ट टू x। और हमें चूंकि t के लिहाज से डेरिवेटिव फाइंड करना है y का, तो यहाँ पर हम बैलेंस करेंगे dy ओवर dx इनटू dx ओवर dt। यानी कि y चूंकि फंक्शन है डायरेक्टली x का, तो y का डेरिवेटिव डायरेक्टली हम फाइंड कर सकते हैं x के लिहाज से। और x चूंकि फंक्शन है t का, तो x का डेरिवेटिव हम फाइंड कर सकते हैं t के लिहाज से। अगर आप देखें तो ये dx और dx अगर बैलेंस करें तो ये हमारे पास फाइनली फॉर्म आएगी dy ओवर dt की। तो ये है चेन रूल व्हेन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज डिपेंडिंग अपॉन अनदर वेरिएबल t। यानी कि व्हेन y जिसका डेरिवेटिव रिक्वायर्ड है, when y is the function of only one independent variable and that independent variable is depending upon one more independent parameter, so then in this case chain rule is in this form. अब जो नेक्स्ट हमने फॉर्म पढ़नी है वो ये है कि अगर y फंक्शन हो एक से ज्यादा वेरिएबल्स का, यानी x पे और t पे डिपेंड कर रहा हो, या x और चलें इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई और कर देते हैं, जो नॉर्मली हम यूज करेंगे यहाँ पर z अगर फंक्शन हो x और y का, और फर्दर x फंक्शन है g ऑफ t, और जो y है वो भी एक फंक्शन है सपोज करें t का। उस केस में अगर हमें रिक्वायर हो कि हम फाइंड करें z का डेरिवेटिव डायरेक्टली t के लिहाज से, तो इस केस में हमने अगेन चेन रूल की ही हेल्प लेनी है। तो जी इस केस में जो चेन रूल हम यूज करेंगे तो उसका देखें, z का डेरिवेटिव t के लिहाज से फाइंड करना है, लेकिन z जो है वो फंक्शन है x और y का। तो z का जो डेरिवेटिव हम फाइंड कर सकते हैं वो x के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं, और प्लस z का डेरिवेटिव हम फाइंड कर सकते हैं y के लिहाज से। और फर्दर पार्शियल x, यानी कि इसको हम चूंकि हम फाइंड करना चाह रहे हैं t के लिहाज से डेरिवेटिव, तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा पार्शियल x ओवर पार्शियल t इनटू पार्शियल y ओवर पार्शियल t। तो इसकी बेस पे जो हमारे पास जो फॉर्मेशन आई है, दिस इज द चेन रूल फॉर द फंक्शंस विद मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। So this is the chain rule for the case when one dependent variable is depending upon more than one independent variables, and these two variables again further depending upon one parameter t, and requirement is to how to find dz over dt. तो this is only possible with the help of chain rule. तो इस केस में chain rule की ये वाली फॉर्म यूज होगी। अच्छा, इसमें एक और चीज अगर देखिएगा कि पहले भी मैंने डिस्कस किया था कि पार्शियल डेरिवेटिव में और टोटल डेरिवेटिव में डिफरेंस क्या है। अब इस केस में, इन दोनों केसेस में x सिर्फ t पे डिपेंड कर रहा है, तो अगर आप पार्शियल x ओवर पार्शियल t फाइंड करते हैं या dx ओवर dt फाइंड करते हैं, इन केसेस में ये दोनों वैल्यूज इक्वल होती हैं। और इसी तरह
partial y over partial t partial t, सॉरी ये मैंने partial लिखना था, इक्वल्स dy over dt। तो ये जो फॉर्म हमने यहाँ पर लिखी थी, ये dz over dt। तो इसको जो फॉर्म हम इसकी सिंप्लीफाई फॉर्म यूज कर सकते हैं वो है कि z चूंकि फंक्शन है x और y का, तो पार्शियल z का पार्शियल डेरिवेटिव ही हम फाइंड कर सकते हैं x के लिहाज से। और फर्दर x चूंकि सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंड कर रहा है, इसलिए पार्शियल x की जगह dx over dt लिखना ज्यादा मुनासिब है। अदरवाइज वैसे ही ये दोनों वैल्यूज बराबर होंगी इन द केस व्हेन x इज फंक्शन ऑफ t ओनली। तो इस केस में पार्शियल डेरिवेटिव t के लिहाज से या टोटल डेरिवेटिव x का t के लिहाज से दोनों बराबर होंगे, क्योंकि जो भी x में चेंज आएगी पॉसिबल वो t के लिहाज से वो सारी की सारी चेंज होगी, यानी इसको हम टोटल डेरिवेटिव कहते हैं। तो अगर आप dx over dt लिखें या पार्शियल x over पार्शियल t लिखें, ये दोनों वैल्यू सेम है। प्लस z का डेरिवेटिव पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y and multiplied with dy over dt. So this is the final form for the chain rule when z is function of two variables x and y, and further x and y are again functions of the parameter t. अच्छा, इसको फर्दर हम इसी चेन रूल को अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक ट्री डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं। ट्री डायग्राम यानी कि अगर z है फंक्शन of the variables x and y, and further x is function of t and y is also a function of t। तो अगर इसकी चेन ट्री डायग्राम ड्रॉ करनी हो तो सपोज करने दिस इज द पॉइंट z and z is connecting with the two variables x and y। So z is connected with the two branches with x and with y। Further, x and y are the functions of t. Suppose here is t, x is connected with t, and y is also connected with t। And in this case, अगर हमें require है z का डेरिवेटिव t के लिहाज से, it means कि z से पहले आप x की तरफ मूव कर सकते हैं। तो x, z और x के दरमियान जो चेंजिंग आएगी, this is partial z over partial x। और x और t के दरमियान x सिर्फ फंक्शन t का है, तो dx over dt। ठीक है जी। इसी तरह z और y के दरमियान जो चेंजिंग पॉसिबल है वो है पार्शियल z ओवर पार्शियल y, और y और t के दरमियान y सिर्फ फंक्शन t का है, इसलिए इसके दरमियान जो है चेंज ये है dy ओवर dt। इस डायग्राम के थ्रू आप चेन रूल भी बना सकते हैं कि रिक्वायरमेंट इज टू फाइंड dz ओवर dt, यानी dz ओवर dt। तो z से आप t की तरफ मूव करना चाह रहे हैं तो आपके पास दो पॉसिबल वेज हैं। अगर आप z से t की तरफ मूव कर रहे हैं थ्रू x और फिर थ्रू y, तो इसका मतलब है दोनों वेज जो है पॉसिबल, इनको आप ऐड कर सकते हैं। यानी कि z से x की तरफ पॉसिबल है पार्शियल z ओवर पार्शियल t, इनटू x से t की तरफ जाएंगे तो ये है dx ओवर dt, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगी टर्म। प्लस फिर सेकंड वे, जितने भी वेज होंगे उनको आप ऐड करेंगे। तो पार्शियल z, यानी यहाँ पर आप लिखना है पार्शियल z ओवर पार्शियल y प्लस इनटू dy ओवर dt, यानी कि y से t की तरफ, तो ये है dy ओवर dt। तो दिस इज द चेन रूल, यानी कि इस सारी फॉर्म इसका फॉर्मूला फाइंड करने के लिए अगर कहा जाए कि ड्रॉ अ चेन रूल टू फॉर्म द फॉर्मूला फॉर द चेन रूल, तो ये है जी ट्री डायग्राम कि we have to find the derivative of z with respect to t, but z is given to be the function of x and y, means z has two branches, further x and y both are given to be the function of t, so it means this is t. If this is t, then we can directly go from x to t by this way। so finding the derivative of z with respect to t means we have the two possible ways, one for through x and one through y। तो both ways को आप ऐड करेंगे तो यहाँ से हमारे पास एक रूल आ जाएगा, यानी कि ये फॉर्मूला आ जाएगा, इसको हम कहेंगे दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द partial derivative of in the chain rule for the partial derivatives। जी, अब आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये है चेन रूल जिसको हमने अभी डिस्कस किया है। दिस इज द केस व्हेन w इज फंक्शन ऑफ x। यहाँ पर हमने जो व्हाइट बोर्ड पे यूज किया था z, तो आप z की जगह w कर चूज करते हैं। w इज गिवन टू बी द फंक्शन ऑफ x and further x is function of t। तो this is the simple case which we already discussed in
other classes previously which already we studied. But here, if function is given to be the function of two variables, yani if w is given to be the variable function of variables x and y, and further x and y are the functions of t, then how to find df over dt, yeah, dw over dt. So w is the function of x and y. It means function w का डेरिवेटिव पहले x के लिहाज से w और f इक्वल है ना, इसलिए t पार्शियल w ओवर पार्शियल x लिखते हैं या पार्शियल f ओवर पार्शियल x लिखते हैं, कोई फर्क नहीं होगा। और नीचे x को बैलेंस करने के लिए x का डेरिवेटिव t के लिहाज से, क्योंकि x फंक्शन है t का। इसी तरह w का डेरिवेटिव पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y या f का डेरिवेटिव पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y इनटू dy by dt। तो दिस इज द चेन रूल for the function which is depending upon two variables। जी बेटा, अब ये एग्जाम्पल एक गिवन है, आप इजीली इसको अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं। इस तरह की वर्डिंग्स गिवन होंगी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में कि यूज चेन रूल टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ w with respect to t, means कि we are required to find the dw over dt, but w is given to be the function of x and y, and further x and y are functions of t variable t या पैरामीटर t। तो जब आप फाइंड करेंगे w का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, तो जो आंसर आएगा उस पर आपने ये फर्दर करना है कि व्हाट इज द डेरिवेटिव्स वैल्यू एट दिस वैल्यू, यानी कि जब फाइनल आंसर आ जाएगा उसमें t की वैल्यू पाई बाय 2 पुट करनी है। तो ये रूल अभी मैंने आपको बताया था कि w इज फंक्शन ऑफ x एंड y, इट मींस पार्शियल w ओवर पार्शियल x प्लस पार्शियल w ओवर पार्शियल y के साथ ये दो टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी। नीचे x है तो x का डेरिवेटिव t के लिहाज से, और यहाँ पर नीचे y है तो y का डेरिवेटिव t के लिहाज से। अब पार्शियल w ओवर पार्शियल x, w की जो वैल्यू है उसमें से x के लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर y आएगा। तो ये w की वैल्यू पहले पुट की, इसका आंसर y आ गया ये वाला। फिर x की जो वैल्यू गिवन है x इक्वल टू कोसाइन, तो कोसाइन का डेरिवेटिव माइनस साइन। इसी तरह w का डेरिवेटिव पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, x आ जाएगी इसकी वैल्यू, और साइन का डेरिवेटिव कोसाइन। तो ये है फाइनल फॉर्म। इसमें इस फॉर्मेशन को थोड़े से सिंप्लीफाई करेंगे और लास्ट में ये t की वैल्यू पुट कर देंगे, तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। यानी कि इसको सिंप्लीफाई करने के बाद कोसाइन ऑफ 2t आ गया, और फिर लास्ट में t की वैल्यू पाई बाय 2 पुट करेंगे, तो यहाँ से आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी -1। ठीक है, तो ये वेरीफाई किया हुआ है कि अगर आप w की वैल्यू फाइंड करें और उसको w की वैल्यू बेसिकली थी ना गिवन x और y की फॉर्म में, तो अगर आप यहाँ पर t की वैल्यू पुट करने के बाद जो आंसर फाइंड करेंगे वो डायरेक्टली भी फाइंड कर सकते हैं। यानी कि ये तो w, अच्छा इसमें ये जो स्टेप है इसको और अंडरस्टैंड करेगा। यहाँ तक हमने ये कोसाइन यानी ये dw ओवर dt की वैल्यू फाइंड की है बाय चेन रूल। तो यहाँ पर t की वैल्यू पुट करें, आपको बस कोई आंसर आ जाएगा। फर्दर इसको चेक करने के लिए कि क्या ये आंसर सही है या नहीं, तो जो आपके पास w गिवन था ना, w की वैल्यू थी ना x और y, इसमें आप डायरेक्टली x की वैल्यू पुट करें और y की वैल्यू जो गिवन थी। x की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी कोसाइन t और y की वैल्यू गिवन थी साइन t। कोसाइन और साइन को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो उसका ये फॉर्मूला ये वाला बन जाएगा। यानी कि इस साइन और कोसाइन के साथ अगर 2 हो तो साइन 2 थीटा की फॉर्म बनती है ना, तो 2 अगर नहीं था तो आप 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 2 इंटू साइन इंटू कोसाइन की जगह साइन 2 थीटा या t डिवाइड बाय 2। अब ये w की वैल्यू आ गई t में, अब डायरेक्टली w का डेरिवेटिव t के लिहाज से फाइंड करें, जो सिंपल रूल है कि 1/2 एज इट इज बाहर, साइन का डेरिवेटिव कोसाइन और फिर 2t का डेरिवेटिव 2। तो ये आपके पास देखें यही आंसर वही आ रहा है जो आपने चेन रूल के साथ फाइंड किया था। तो दिस इज बेसिकली दी वेरिफिकेशन कि वेदर आवर आंसर इज करेक्ट और नॉट, व्हिच वी ऑलरेडी फाउंड बाय चेन रूल। तो ये इसकी वेरिफिकेशन होगी कि जो हमने ये आंसर फाइंड किया था चेन रूल से वो सही है। और बाद में फिर इसमें आप टी की वैल्यू पुट कर लें या इसमें टी की वैल्यू पुट करते हैं तो आंसर हमेशा आपको बस -1 आएगा। तो सेम वे में फंक्शंस ऑफ 3 वेरिएबल्स, जी बेटा इसमें भी वही रूल है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। दोबारा आप व्हाइट बोर्ड पे आए, तो व्हाइट बोर्ड पे मैं दोबारा आपको बताता हूँ कि 3 अगर वेरिएबल्स हो, अगर सपोज करें कि z इज गिवन टू बी द फंक्शन ऑफ वेरिएबल x, या चले मैं ना z की जगह w चूज कर लेता हूँ जो बुक में यूज हो रहा है। इफ w इज गिवन टू बी द फंक्शन of the variables x, y and z, and further x is given to be the function of t, y is also given to be the function of t, and z is also given to the function of t.
और इस केस में डी डब्ल्यू ओवर डी टी अगर आपने फाइंड करना है तो वही रूल है। तो सेम वही वाला फॉर्मूला कैसे ट्री डायग्राम के थ्रू हम कर सकते हैं कि डब्ल्यू फंक्शन था एक्स वाई और जेड का, तो यहाँ से ट्री की फॉर्म में एक डायग्राम बनाना है कि ये है जी एक्स, ये है वाई और ये है जेड। ठीक है जी। डब्ल्यू इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड। तो W से जो x में चेंजिंग आएगी उसको हम डिनोट करेंगे पार्शियल W ओवर पार्शियल x, उसी तरह पार्शियल W ओवर पार्शियल y थ्रू y और पार्शियल W ओवर पार्शियल z। ठीक है जी। फर्दर x भी फंक्शन है t का, ठीक है, अगर सपोज करें ये t है और y भी फंक्शन t का है और z भी फंक्शन है आपके पास t का, तो यहाँ पर एक t का के लिए डॉट लगाएं। x से t के दरमियान x सिर्फ फंक्शन t का है तो ये आ जाएगा dx ओवर dt। ठीक है जी। इस तरह y से t की तरफ मूव करेंगे तो ये आ जाएगा dy ओवर dt और z से t की तरफ मूव करेंगे तो ये आ जाएगा dz ओवर dt। तो अब इसी डायग्राम के थ्रू अगर आपने w का डेरिवेटिव फाइंड करना है t के लिहाज से तो आप पहले थ्रू x मूव करेंगे, यानी कि पार्शियल w ओवर पार्शियल x मल्टीप्लाई बाय dx ओवर dt। फिर आप v के लॉन्ग थ्रू y मूव करेंगे w से t तक, तो ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई करके आप ऐड कर देंगे इस वाले आंसर में। तो इसी तरह लास्ट में फ्रॉम W थ्रू Z, तो ये वाली जो फॉर्म है ये भी आप दोनों मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड कर देंगे। तो इसका जो आंसर आएगा ये जरा थोड़ा सा नीचे मैं लिख देता हूँ कि नाउ वी कैन राइट डी डब्ल्यू ओवर डी टी इज बाय दिस वे बाय थ्रू x partial W over partial x into dx over dt plus partial W over partial y into dy over dt प्लस यानी ये थ्रू बाय, सारे पॉसिबल वेज को आपने ऐड करना है। तो लास्ट में पार्शियल थ्रू जेड यानी पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल जेड इनटू डी जेड ओवर डी टी। डी जेड ओवर डी टी। तो ये है जी चेन रूल फॉर दी case when W is a function of three variables and further these three variables are again functions of variable t। तो उस केस में ये तीन टर्म्स आ जाएंगी। अगर इसी तरह W चार वेरिएबल्स का फंक्शन हो तो इसी तरह यहाँ पर चार वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, तो ये केस था यहाँ पर कि फंक्शन W जो है वो फंक्शन हो x y z का, further x y and z are further given to be the functions of t। in this case dw over dt is partial w over partial x into dx over dt, partial w over partial y into dy over dt। partial w लिखें या partial f लिखें की बात है क्योंकि w और f इक्वल है, तो partial w over partial z into dz over dt। तो इसी सेंस में ये एग्जांपल सॉल्व है। सेम इसका आंसर वैसे ही आप कर सकते हैं जिस तरह एग्जांपल नंबर 1 में किया था। तो यहाँ देखें z की वैल्यू में ये तीन वेरिएबल्स गिवन है और फर्दर ये तीनों वेरिएबल्स जो w में वेरिएबल्स है ना x y z उनकी वैल्यूज गिवन है, x y और z की वैल्यूज t की फॉर्म है। वही रिक्वायरमेंट है कि फाइंड डी डब्ल्यू डी टी। तो इस तरह आप चेन रूल बना के इसका फॉर्मूला बना सकते हैं। अगर आपको फॉर्मूला याद ना हो तो ये ट्राई डायग्राम बना के आप इसका चेन रूल का फॉर्मूला बना सकते हैं कि W इज द फंक्शन ऑफ x y z। तो आप तीन यहाँ डॉट्स लगाएं, W को ज्वाइन करते हैं x के साथ, y के साथ और z के साथ। W और x के दरमियान चेंजिंग पॉसिबल है W पार्शियल W और पार्शियल x। W और y के दरमियान पॉसिबल जो चेंजिंग है वो है पार्शियल W और पार्शियल y। W और Z के दरमियान जो है पॉसिबल वो है पार्शियल W और पार्शियल Z। फर्दर x y z फंक्शंस ठीक हैं, ये t एक डॉट लगाया, x को t के साथ ज्वाइन करते हैं तो x और t के दरमियान जो चेंजिंग पॉसिबल है वो है dx ओवर dt। y और t के दरमियान जो चेंजिंग पॉसिबल है वो है dy ओवर dt। इसी तरह z और t के दरमियान पॉसिबल जो चेंजिंग है वो है dz ओवर dt। तो अब ये w से t की तरफ आने के लिए तीन रास्ते हैं, इन तीनों वेज को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है। यानी कि W से T की तरफ मूव कर रहे हैं अगर आप X की तरफ से तो ये पॉसिबल इसका जो वे है W से X का वो है पार्शियल W और पार्शियल X मल्टीप्लाई बाय dx ओवर dt। ये पहली टर्म आ गई, प्लस फिर W से T की तरफ Y की तरफ से जाएं तो ये दो पॉसिबल वेज हैं, पार्शियल W और पार्शियल Y इनटू dy ओवर dt, इनको ऐड कर देंगे। इसी तरह लास्ट वाली फॉर्म, इस तरह ये फॉर्मूला याद रखने का एक वे है बाय ट्री डायग्राम। तो अब देखें बेटा इस फॉर्मूले में पार्शियल W और पार्शियल X यानी कि
पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स डब्ल्यू की जब वैल्यू पुट करेंगे ना, तो सिर्फ इसका आंसर आएगा वाई, क्योंकि जेड कांस्टेंट है, इसका आंसर 0। और डी एक्स ओवर डी टी मीन्स के इसका डेरिवेटिव माइनस साइन। सेम वे में पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल वाई मीन्स के एक्स, ठीक है जी। और डी डब्ल्यू ओवर डी टी मीन्स के वाई का डेरिवेटिव कोसाइन। पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल जेड मीन्स के ये इसका आंसर आ जाएगा 1, क्योंकि ये एक्स वाई 0 आ जाएगी, ये इसका 1। और डी जेड ओवर डी टी मीन्स इसका आंसर 1। तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये इसका आंसर आ रहा है 1 प्लस कोसाइन 2 टी। लास्ट में इस टी की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा 2। बाकी चेकिंग भी आप कर सकते हैं, जिस तरह पहले प्रीवियस एग्जांपल में हमने की थी जी बेटा। अब ये जो नेक्स्ट थ्योरम है, इसमें और पहले वालों में कोई खास मुश्किल चीज नहीं है। अब यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं, अगर गौर से देखिएगा कि w is given to be the function of the three variables x, y, z. Now x, y and z are further again depending upon more than one variables. यानी अब x जो है वो सिर्फ t का फंक्शन नहीं है, बल्कि दो वेरिएबल्स r और s के फंक्शन है। y जो है वो भी r और s का फंक्शन है, और z भी r और s का फंक्शन है। इस केस में हमें दो डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए रिक्वायर होंगे, यानी कि w का डेरिवेटिव या तो r के लिहाज से फाइंड करना होगा, या फिर w का डेरिवेटिव हमने s के लिहाज से फाइंड करना होगा। तो r के लिहाज से फाइंड करने के लिए ट्री डायग्राम अलग बनेगी, और s के लिए w का डेरिवेटिव s के लिहाज से फाइंड करना हो तो उसकी ट्री डायग्राम भी अलग बनेगी। और इस केस में हम w का डेरिवेटिव टोटल डेरिवेटिव नहीं फाइंड कर सकते, बल्कि हम इस केस में w का पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो इस केस में जो चेन रूल है, देखिए यहाँ पर w का डेरिवेटिव अगर आप पार्शियली s r के लिहाज से फाइंड करना चाह रहे हैं तो एक अलग ट्री, और w का डेरिवेटिव अगर आप s के लिहाज से फाइंड करना चाह रहे हैं तो उसके लिए अलग ट्री बनानी पड़ेगी। तो w से r की तरफ आने के लिए अगेन w इज द फंक्शन ऑफ x y z, ये x y z। तो पहले w से आप x मूव करेंगे तो पार्शियल w और पार्शियल x। नाउ x से r की तरफ मूव करेंगे ना, तो x जो है वो दो वेरिएबल्स का फंक्शन है, r और s, इसलिए यहाँ पर डी एक्स ओवर डी r नहीं आएगा, बल्कि पार्शियल x ओवर पार्शियल r आएगा। अगेन इसी तरह w से t r की तरफ मूव करें थ्रू y, तो पार्शियल w ओवर पार्शियल y इनटू पार्शियल y ओवर पार्शियल r। इसी तरह ये वाली फॉर्म थ्रू z। और अगर w का डेरिवेटिव x के लिहाज से फाइंड करना हो तो अगेन उसी तरह w से x, w से y, w से z, तो वही तीन वैल्यूज। और x से s की तरफ पार्शियल x ओवर पार्शियल s, y से s की तरफ मीन्स के पार्शियल y ओवर पार्शियल s। इसी तरह z से s की तरफ मीन्स के पार्शियल z ओवर पार्शियल s। इस केस में पार्शियल w ओवर पार्शियल r का फॉर्मूला वही तीन वेज, w से x की तरफ से जाते हुए, फिर w से y की तरफ, फिर w से z की तरफ, तो तीनों वेज को आप मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे तो ये चेन रूल आ जाएगा, और इसी तरह दूसरा चेन रूल। तो यही रूल ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पर, इफ w is the function of three independent variables x and y and z, further x, y and z are given to be the functions of r and s, then in this case w's partial derivative with respect to r and यानी ये जो x और y और z का वेरिएबल्स है ना r और s, तो w की डेरिवेटिव r और s के लिहाज से फाइंड करने हो तो तभी तो चेन रूल अप्लाई करेंगे ना। अगर तो w का डेरिवेटिव x के लिहाज से फाइंड करना हो तो चेन रूल की जरूरत ही नहीं है। तो w x y z पे फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है, वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है। फर्दर x y z r और s पे डिपेंड कर रहे हैं, तो इसलिए w का डेरिवेटिव अगर आपने r से फाइंड करना है या w का डेरिवेटिव आप s के लिहाज से फाइंड करना चाहेंगे तो ये दो फार्मूला जो हमने नीचे ड्राइव किए थे, इन दो फार्मूलास की फॉर्मेशन इस तरह होगी, ठीक है जी। तो ये है इस तरह का केस, ये एग्जांपल है आपके सामने। एक्सरसाइज की भी क्वेश्चन अभी मैं आपको पढ़ाता हूँ, लेकिन ये एग्जांपल्स जो कि सॉल्व सामने क्लियर फॉर्म में गिवन है, तो इनको अंडरस्टैंड कर लेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज जो ये साथ सामने गिवन है ये हम डिस्कस कर सकते हैं। तो बड़ा ये w चूंकि x y z पे डिपेंड कर रहा है, और x r और s पे डिपेंड कर रहा है, y भी r और s पे, और z में s चूंकि यहाँ बाई चांस ही गिवन 0 है, लेकिन ये इसको हम ट्रीट ही करेंगे पार्शियल z ओवर पार्शियल s। तो ये पार्शियल w और पार्शियल r का मतलब है ये तीन टर्म्स तो ऑब्वियसली आएंगी, कि w चूंकि x y z पे डिपेंड कर रही है, तो ये तीन टर्म्स तो पहले यही आएंगी कि पार्शियल w ओवर x, पार्शियल w ओवर y, पार्शियल w ओवर z। और साथ में x वाली टर्म नीचे है, उसको बैलेंस करने के लिए x का डेरिवेटिव r के लिहाज से, जिसके लिहाज से बाहर आ रहा है। इसी तरह यहाँ पर y है तो पार्शियल y ओवर पार्शियल r, और इसी तरह पार्शियल ये नीचे z है तो पार्शियल z ओवर पार्शियल r। तो इस तरह ये इन वैल्यूज में से ये पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करके यहाँ पुट करते हैं, और लास्ट में ये इसका आंसर आ जाएगा। सेम वे में
पार्शियल डब्ल्यू और पार्शियल एस भी फाइंड कर सकता है। तो जिस तरह ये वर्किंग की थी उसी तरह की ये वर्किंग है। ठीक है बेटा जी, ये चेन रूल के कुछ फॉर्मेशंस हैं और यही चीज़ यहाँ पर भी मेंशन है, वही है और वीडियो वही बात दोबारा। तो मोर मिक्स्ड डेरिवेटिव्स, ये वही वाली फॉर्म अभी हमने जो पढ़ी है वही है, उतना कोई मसला नहीं है इसमें। तो अब हम आस्ता-आस्ता आगे आते हैं। ये इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन जो फॉर्म है ये भी आपको मैं बताता हूँ, लेकिन फिलहाल एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे आप आएँ। ये जो है ना इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन रिविजिटेड, इसमें दरअसल ना सारे वेरिएबल्स इम्प्लिसिट फॉर्म में गिवन होंगे। जैसे एक एग्जांपल पहले आप देख लेंगे तो आपको शायद ये मज़ीद क्लियर हो जाए। ये पहले ये थ्योरम है, इसकी बेस पे एग्जांपल मैं बताता हूँ। अच्छा, इसमें ये होगा कि आपके पास सारे के सारे वेरिएबल्स एक फॉर्म में गिवन होंगे और आंसर इक्वल टू 0 गिवन होगा, यानी फंक्शन की फॉर्म इस तरह की गिवन होगी। और यहाँ पर डिफाइंड होगा कि इन दोनों वेरिएबल्स में से डिपेंडेंट कौन-सा है और इंडिपेंडेंट कौन-सा है। यानी एक्स और वाई की जब मिक्स्ड फॉर्म गिवन होती है ना, उसको कहते हैं इम्प्लिसिट फॉर्म। और इसमें से एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट होगा, दूसरा होगा डिपेंडेंट। अगर इस केस में y है डिफाइंड टू बी डिपेंडेंट और x है इंडिपेंडेंट, उस केस में हमें अगर रिक्वायर हो कि dy ओवर dx फाइंड करें बाय यूजिंग इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन, तो ये डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। dy ओवर dx इज इस फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव x के लिहाज से ऊपर और इसी फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव y के लिहाज से नीचे, नेगेटिव के साथ। तो ये वाला फॉर्मूला आपने तब यूज करना है जब आपके पास फंक्शन की फॉर्म इस तरह की गिवन हो कि एक्स वाई वाली टर्म्स एक तरफ मिक्स फॉर्म है और इक्वल टू 0, यानी ये एफ ऑफ एक्स वाई है। इसको आप जब स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन, क्वेश्चन की स्टेटमेंट आप देखें यहाँ पर क्या है कि फाइंड, यानी ये यूजिंग थ्योरम 8 नहीं होगा गिवन, लिखा होगा यूजिंग इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन फाइंड द वैल्यू ऑफ डी बाई डी एक्स इफ एक्स वाई और सारी टर्म्स इस तरह की एक ही जगह गिवन हो। आपने जब सोल्यूशन स्टार्ट करना है तो इस सारी फॉर्म को लेफ्ट हैंड साइड को आपने एफ का नाम देना है, कैपिटल एफ का। तो यहाँ से जो ऊपर वाले फॉर्मूले के मुताबिक हमें कैपिटल एफ यानी डी बाई डी एक्स फाइंड करने के लिए हमें ये दो चीज़ें चाहिए। जब आप कैपिटल एफ को आइडेंटिफाई कर लेंगे तो इसके दो डेरिवेटिव फाइंड करने हैं। इसका एक डेरिवेटिव आपने एक्स के लिहाज से फाइंड करना है और एक आपने डेरिवेटिव वाई के लिहाज से फाइंड करना है और डायरेक्टली इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देनी है। यानी कि डी बाई डी एक्स की वैल्यू ये वाला फॉर्मूला पुट किया, इसमें कैपिटल एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट की, फिर एफ ऑफ वाई की वैल्यू पुट की और बस सिंप्लीफाई कर दिया। तो ये इसका आंसर आ गया। इसको कहते हैं दिस इज द वैल्यू ऑफ डी बाई डी एक्स यूजिंग इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। अगर वेरिएबल यहाँ जैसे 2 हैं, अगर 3 वेरिएबल्स हों गिवन तो ये नीचे फॉर्म है, फंक्शंस ऑफ मेनी वेरिएबल्स। तो इस केस में भी यही वाली फॉर्म है। अच्छा, इसमें खास ख्याल रखिएगा ऊपर वाली जो फॉर्मेशन है ना कि अगर डी बाई ओवर डी एक्स चाहिए तो नीचे जो एक्स है ना, नीचे ये वाला एक्स, इसका मतलब है जो कैपिटल एफ होगा उसका डेरिवेटिव इस वेरिएबल एक्स के लिहाज से। यानी अगर जरूरी नहीं कि आपके पास जो फंक्शन है वो एक्स और वाई की फॉर्म में गिवन हो, वेरिएबल्स डिफरेंट भी हो सकते हैं। अगर आपको सपोज करें रिक्वायरमेंट ये हो कि आप डी जेड ओवर डी एस फाइंड करें, तो जो नीचे एस है उसके लिहाज से एफ का डेरिवेटिव और जो ऊपर जेड है उसके लिहाज से एफ का डेरिवेटिव, यानी कि ये फॉर्म्स आप याद रखेंगे। इसी तरह आगे जो क्वेश्चन है उसको आप देखें। अब आप एक्सरसाइज पे आप पहले आए, फिर उसको हम फर्दर देखते हैं। जी बेटा जी, ये है 14.4 एक्सरसाइज और फर्स्ट 6 क्वेश्चंस में जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो पहला पार्ट है ना उसको एक अंडरस्टैंड पहले आपने करना है इसकी वर्डिंग को, क्योंकि क्वेश्चन जब आता है तो उसकी वर्डिंग आपको क्लियर होनी चाहिए कि व्हाट इज गिवन एंड व्हाट इज टू फाइंड आउट। अच्छा, अब आप ये देखें पहले क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो ये कह रही है कि एक्सप्रेस डी डब्ल्यू ओवर डी टी एज डी डब्ल्यू ओवर डी टी एज अ फंक्शन ऑफ टी। जी बेटा, एक्सप्रेस डी डब्ल्यू ओवर डी टी एज अ फंक्शन ऑफ टी। देखें अच्छा, इसमें किस तरह फाइंड करना है, बोथ बाय यूजिंग चेन रूल एंड बाय एक्सप्रेसिंग डब्ल्यू इन टर्म्स ऑफ टी। अगर आपको याद हो अभी हमने पहली जो एग्जांपल की थी उसमें ये वर्किंग हमने की थी, उसी को यहाँ पर रिक्वायर कर रहा है। अच्छा, ये चीज आप देखिएगा यहाँ तक। हमने डी डब्ल्यू डी डी की वैल्यू दो तरीकों से फाइंड करनी है। एक तरीका उसने दिया हुआ है चेन रूल और दूसरा तरीका दिया हुआ है बाय डायरेक्टली एक्सप्रेसिंग डब्ल्यू इन टर्म्स ऑफ टी। यानी ये जो फॉर्म है ना सेकंड लाइन, बाय एक्सप्रेसिंग डब्ल्यू इन टर्म्स ऑफ टी, इसका मतलब ये है कि हमें चेन रूल की जरूरत नहीं है, हमने डब्ल्यू में जो एक्स और वाई है उसकी वैल्यूज पुट कर देनी है, तो आपके पास आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा टी की फॉर्म में। तो उसका डेरिवेटिव लेकर फाइंड करना है और पहले डी डब्ल्यू डी टी फाइंड करना है बाय चेन रूल। दोनों केसेस में आंसर सेम आएंगे। बाकी वो कहता है कि जब आप डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड करेंगे टी की फॉर्म में, उसका उसको फिर डिफरेंशिएट करना है, तो ये आ जाएगा डी डब्ल्यू डी टी की वैल्यू अगेन।
एक क्वेश्चन हम इसका कर लेते हैं, तो फिर आपको ये वर्डिंग समझ आ जाएगी। जैसे पहले 6 क्वेश्चंस में से कोई एक क्वेश्चन मैं डिटेल आपको करवाता हूँ। जो रही पहले 6 क्वेश्चंस में से कोई क्वेश्चन, जैसे मेरे ख्याल है क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा-सा चेंज है। ये मैं क्वेश्चन नंबर 5 शायद इसका सॉल्व किया हुआ है मैंने। देखें ये मैंने 14.4 की जो अभी सारी वर्डिंग्स ऑलरेडी मैं बोला था उसी को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये आपको देख लीजिएगा, कोई इतना मुश्किल नहीं है। अब आप एक्सरसाइज पे आप आ जाएँ। ये सारे थ्योरम्स हैं अभी जो हमने डिस्कस किए हैं। ठीक है जी, ये आप देख लेंगे। जी भैया, ये एक्सरसाइज 14.4 के फर्स्ट 6 क्वेश्चंस में ये अभी मैं वर्डिंग जो बोल रहा था उस हिसाब से ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। जी बेटा, अभी क्वेश्चन की स्टेटमेंट मैं बाद में दोबारा दिखाऊंगा। पहले हमने फाइंड करना है डी डब्ल्यू बी डी टी बाय चेन रूल। तो डब्ल्यू फंक्शन है एक्स वाई जेड का, और एक्स वाई जेड जो है वो तीनों के तीनों डिपेंड कर रहे हैं टी पे। तो आपको फॉर्मूला मैंने बता दिया था कि डी डब्ल्यू बाई डी टी, तो डी डब्ल्यू डी टी में मीन्स कि डब्ल्यू डिपेंड कर रहा है ना एक्स वाई जेड पे। तो सबसे पहले ये 3 टर्म्स आपने ऐड करना है, यानी लिखनी है। पार्शियल डब्ल्यू और पार्शियल एक्स, पार्शियल डब्ल्यू और पार्शियल वाई, पार्शियल डब्ल्यू और पार्शियल जेड। ठीक है? साथ में फिर उसी ये यहाँ पर कुछ ना कुछ स्पेस आपने छोड़ी होगी, उस स्पेस में आपने इसको देखना है। नीचे एक्स है, इसका मतलब है डी एक्स ओवर डी टी। अगर एक्स फंक्शन सिर्फ टी पे डिपेंड कर रहा है तो आप डी एक्स लिखें। अगर डब्ल्यू जो एक्स जो है वो अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा होगा तो डी नहीं लिखना, पार्शियल एक्स लिखना है आपने। ठीक है? तो इसी तरह यहाँ x की वजह से dx ओवर dt, यहाँ y की वजह से dy ओवर dt, यहाँ z की वजह से dz ओवर dt। ये फॉर्मूला सबसे पहले आपने लिखना है, और इसको आपने नाम देना है इक्वेशन नंबर 1 का। अब आपने इसमें जो वैल्यूज चाहिए, इसमें हमें इक्वेशन नंबर 1 में जो वैल्यू चाहिए, सबसे पहले ये पार्शियल w और पार्शियल x, पार्शियल w और पार्शियल y, पार्शियल w और पार्शियल z, ये 3 वैल्यूज हमें पहले चाहिए। तो हम w को पहले चूज करते हैं, और इसका 1 वाली इक्वेशन में जो चाहिए, इसका डेरिवेटिव x के लिहाज से, यानी आप इस सारे को x के लिहाज से डिफरेंशिएट करें, तो यहाँ पर चूँकि y और z कांस्टेंट्स होंगे, तो देखें 2y एज़ इट इज़ e की पावर x का डेरिवेटिव एज़ इट इज़ e की पावर x, और यहाँ पर x नहीं है, सारे खाली z है, तो ये कांस्टेंट है, ये 0 आ गया। तो ये है जी पार्शियल w ओवर पार्शियल x की वैल्यू। इसी तरह पार्शियल w ओवर पार्शियल y आपने फाइंड करना है। इसको आप y के लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 और ex कांस्टेंट्स आएँगे, तो y का डेरिवेटिव 1, तो ये आ जाएगा 2x, और यहाँ पर y नहीं है, इसका डेरिवेटिव 0। तो ये आ जाएगा पार्शियल w और पार्शियल y की वैल्यू। इसी तरह पार्शियल w और पार्शियल z, तो यहाँ पर z नहीं है, इसका सारे का डेरिवेटिव 0, और log z का डेरिवेटिव नेगेटिव 1 ओवर, यानी 1 ओवर z, ये नेगेटिव ऑलरेडी था। तो इक्वेशन नंबर 1 में ये 3 वैल्यूज जो थी, ये आप पहले फाइंड कर लेंगे, क्योंकि ये पार्शियल w और पार्शियल x, पार्शियल w पार्शियल y, और पार्शियल w ओवर पार्शियल z, यानी w अगर आपके पास पहले आपने चूज कर लिया तो ये 3 वैल्यूज डायरेक्टली पहले फाइंड कर लें। जब ये तीनों वैल्यूज फाइंड हो जाएं, उसके बाद dx ओवर dt, dy ओवर dt और dz ओवर dt, यानी आप x की वैल्यू चूज करेंगे। जी, x की वैल्यू चूज करेंगे तो dx ओवर dt मीन्स कि log का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर t स्क्वायर प्लस 1, और फिर t स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव 2t। तो ये dx ओवर dt आ गया। इसी तरह y की वैल्यू tan इनवर्स का डेरिवेटिव आपको पता है 1 ओवर 1 प्लस x स्क्वायर, यहाँ t है तो t का स्क्वायर, और t और बाहर भी t है, तो इसका मतलब है इसका डेरिवेटिव 1। तो ये dy ओवर dt की वैल्यू आ गई। इसी तरह z की वैल्यू e की पावर t का डेरिवेटिव होता है e की पावर t है। तो अब ये सारी वैल्यूज आ गई हैं, इन सारों को अब आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है, जो फॉर्मूला था ना उसमें पुट कर देना है। जी बेटा, ये हमने सारा वैल्यूज पुट करने के बाद ये एक्सप्रेशन आ गया। अब जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी वो दोबारा देखें। आप क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये थी कि एक्सप्रेस डी डब्ल्यू बाई डी टी एज अ फंक्शन ऑफ टी। तो यहाँ पर फंक्शन ऑफ टी खाली नहीं है, एक्स भी है, वाई भी है, ठीक, और जेड भी है। यहाँ लिखा हुआ है फॉर एक्सप्रेसिंग इन टर्म्स ऑफ टी पुट वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड। यहाँ पर जो एक्स वाई जेड इन्वॉल्व हो रहे हैं, इनकी वैल्यूज दोबारा पुट करते हैं, जो गिवन थी ना वो वैल्यूज दोबारा पुट करते हैं। तो देखें यहाँ पर 2 इंटू वाई की वैल्यू पुट कर दी, टी इनवर्स, ई की पावर में एक्स की वैल्यू पुट कर दी, 2t एज इट इज, टी स्क्वायर प्लस 1 भी एज इट इज। फिर यहाँ पर e की पावर x है, x की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर, और ये टर्म एज इट इज, और 1 ओवर z जब पुट करेंगे, यानी z नीचे आप पुट कर देंगे वैल्यू। तो अब आप यहाँ देखें, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई और करेंगे हम। ये अब आपके पास ये सारे की सारी फॉर्म आ जाएगी t में, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई और करेंगे। ये देखें e की पावर में log है ना, तो e की पावर में log जब भी हो, यानी कि log के साथ जो फंक्शन है, इस सारे की फॉर्म ई और log आपस में कैंसिल होके यही फंक्शन दोबारा आया था, ये रूल है। तो यहाँ पर ई और log कैंसिल, तो इस ब्रैकेट वाली सारी टर्म की जगह आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, और इसी तरह यहाँ पर भी ई और log कैंसिल, तो टी स्क्वायर प्लस 1,
और ये ई टी और ई टी कैंसिल हो जाएगा, तो ये जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वाली फॉर्म आ जाएगी। टी स्क्वायर प्लस 1 जब आप लिखेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी टी स्क्वायर प्लस 1 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो सिंप्लीफाई फॉर्म आपके पास ये वाली आ गई। जी बेटा, ये है जी रिक्वायर्ड पहले पार्ट में यानी लिखा था ना, एक्सप्रेस डी डब्ल्यू बाई डी टी एज अ फंक्शन ऑफ टी ओनली बाय चेन रूल। दिस इज रिक्वायर्ड डी डब्ल्यू बाई डी टी इन टर्म्स ऑफ टी ओनली बाय चेन रूल। अच्छा, चेन रूल के अलावा हमने दूसरे तरीके से भी ये डी डब्ल्यू डी टी फाइंड करना है, यानी बुक की स्टेटमेंट में लिखा हुआ ना, एक्सप्रेस डी डब्ल्यू डी टी एज अ फंक्शन ऑफ टी बोथ बाय, यानी बोथ का मतलब है दो तरीकों से फाइंड करना है। एक है बाय चेन रूल, वो हमने फाइंड कर लिया। दूसरा बाय एक्सप्रेसिंग डब्ल्यू इन टर्म्स ऑफ टी। जी देखें, डब्ल्यू को एक्सप्रेस करना है टी की फॉर्म में, तो डब्ल्यू की वैल्यू तो ये वाली गिवन है एक्स और वाई और जेड की फॉर्म में। इसको टी में कन्वर्ट करना है तो आप इसमें एक्स वाई जेड की वैल्यूज पुट करते हैं, तो यहाँ लिखें पुट वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड। वाई की जगह ये वैल्यू एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, जेड की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये ई और लॉग कैंसिल हो गए, टी प्लस वन टी स्क्वायर प्लस वन, और ये लॉग और ई टी ये वाला फंक्शन ये भी सेम ऐसे ही है। ई की पावर में लॉग हो या लॉग ऑफ ई हो, इन दोनों केसेस में ये जो फंक्शन होता है एज इट इज इसका आ जाएगा। ये ई और लॉग जब कंबाइन होते हैं तो ये कैंसिल हो जाता है। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे इन रूल्स के मुताबिक, तो ये है जी डब्ल्यू की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ टी। तो ये क्वेश्चन की फॉर्म में था एक्सप्रेसिंग डब्ल्यू इन टर्म्स ऑफ टी, ये हमने रिक्वायर्ड एक्सप्रेस कर दिया डब्ल्यू को इन टर्म्स ऑफ टी। उसके बाद लिखा था एंड डिफरेंशिएटिंग डायरेक्टली विद रिस्पेक्ट टू टी। तो जब डिफरेंशिएट करेंगे डायरेक्टली विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये वाला यानी डब्ल्यू की ये जो फॉर्म है इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। तो अब आप डिफरेंशिएट करेंगे, टू कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं इन पर चेन रूल, यानी पहली टर्म एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरी टर्म एज इट इज और पहले का डेरिवेटिव, और ब्रैकेट बंद माइनस टी का डेरिवेटिव 1। जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये है जी रिक्वायर्ड आंसर, यानी ये है डायरेक्टली, यानी चेन रूल के अलावा जो आंसर आ रहा है और चेन रूल के साथ जो आंसर आ रहा था, ये देखें ये आंसर है ना 4 टाइम्स टी इंटू टेन इनवर्स ऑफ टी प्लस 1, ये है विदाउट चेन रूल। और जो पहले वाला आंसर था वो था चेन रूल के साथ, ये वाला। तो देखें दोनों आंसर सेम आएंगे हमेशा, यानी ये वाला आंसर था चेन रूल के थ्रू और नीचे वाला आंसर था विदाउट चेन रूल, तो ये दोनों आंसर्स आगे सेम। तो अब बी पार्ट, ये अब आपको कंप्लीट हो गया ए पार्ट यहाँ तक। देन ये जो बी पार्ट है, ये इवेल्युएट करें, ये जो आपने इन दोनों केसेस में डी डब्ल्यू डी टी की वैल्यू फाइंड किया उसको इवेल्युएट करना है एट द गिवन वैल्यू ऑफ टी। तो जो आपने दोनों केसेस में फाइंड किया था ना डी डब्ल्यू डी टी, उसमें से कोई एक वैल्यू चूज करें और उसमें टी की वैल्यू जो रिक्वायर्ड है वो पुट करते हैं। टी की वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो टेन इनवर्स ऑफ 1 होता है पाई बाय 4। तो t की वैल्यू 1 एज इट इज, टेन इनवर्स ऑफ 1 की वैल्यू होता है कि पाई बाय 4, ये 4 कैंसिल, खाली आंसर पाई आ गया, ये प्लस 1। तो ये है जी बी पार्ट का आंसर। अब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है जी। तो अब आप ये एक्सरसाइज के पहले 6 क्वेश्चंस इजीली ये कर सकते हैं, क्योंकि जो मुश्किल क्वेश्चन था वो मैंने करवा दिया है। इन क्वेश्चंस को आप अच्छी तरह प्रैक्टिस करेंगे तो ये इजीली आपको समझ आ जाएंगे चीजें। अब अगर आपको ये पहले 6 क्वेश्चंस अच्छी तरह अंडरस्टैंड हो गए हैं तो वही चीज हमने दोबारा नीचे देखनी है। देखें 7th और 8th में कुछ भी नया नहीं है, सिर्फ इसमें ये है कि डी जेड की जगह हम पार्शियल जेड और पार्शियल यू फाइंड करेंगे। वेरिएबल अब थोड़ा चेंज हो गया, यानी कि यहाँ देखें इस क्वेश्चन में 7 में जेड जो है वो डिपेंड कर रहा है एक्स और वाई पे, फर्दर एक्स जो है वो यू और वी पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, और वाई भी यू और वी पे डिपेंड कर रहा है। तो वो जो रूल बताया था ना मैंने कि पार्शियल जेड ओवर पार्शियल यू की वैल्यू या पार्शियल जेड ओवर पार्शियल वी की वैल्यू, वो दोनों तरीके सेम पहले 6 क्वेश्चन की तरह ही है, सिर्फ डी की जगह पार्शियल यूज हो रहा है। और यहाँ पर दो दो वैल्यूज रिक्वायर है, पहले ये वैल्यू रिक्वायर होगी, ये जब फाइंड कर लेंगे उसके बाद ये वाली वैल्यू। बाकी इस ए पार्ट की रिक्वायरमेंट वही है कि इन दोनों को पहले फाइंड करें बाय चेन रूल, देन डायरेक्टली, यानी जेड की वैल्यू जो है उसमें एक्स और वाई की वैल्यू डायरेक्टली पुट करेंगे, आंसर आपके पास आ जाएगा कंप्लीटली यू और वी में, और फिर जेड को डिफरेंशिएट कर देंगे यू के लिहाज से और वी के लिहाज से। तो ये इसमें देख लेते हैं एक क्वेश्चन शायद, हाँ ये क्वेश्चन जो है ना 7th और 8th और 9-10, ऑलमोस्ट ये चारों क्वेश्चन सेम है, उनमें से मैंने इन चारों क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन कराया हुआ है। 7th 8th 9 10 में कोई डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट सारे सेम है, इसमें से 2 वेरिएबल्स हैं, वहां शायद 3 वेरिएबल्स हों, ठीक है, वो देख लेते हैं। तो इनमें से मैंने क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में से एक क्वेश्चन यहाँ पर करवा दिया है, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 9। ये बड़ा क्वेश्चन 9 की स्टेटमेंट आपके सामने है कि आपने एक्सप्रेस करना है पार्शियल डब्ल्यू और पार्शियल यू और पार्शियल डब्ल्यू और पार्शियल वी, यानी यहाँ पर दो चीजें फाइंड करनी है, एक ये और एक ये।
in terms of u and v, both by expressing chain rule and by expressing w directly in terms of u and v before differentiation. और उसके बाद दोनों की वैल्यूज गिवन वैल्यू पे गिवन पॉइंट पे पुट कर फाइंड करनी है। तो मैं ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये भी आपके लिए मैंने सॉल्व किया सर। अच्छा ये नहीं किया मैंने 10 कर दिया इसलिए 9 और 10 एक जैसे ही है तो मैंने 10 कर दिया। तो 10 को देख लेते हैं। देखें जी w x y z पर डिपेंड कर रहा है। फर्दर x y z तीनों के तीनों दो वेरिएबल्स पर डिपेंड कर रहे हैं u और v पे। तो हमने दोनों के फॉर्मूलाज लिखने हैं। पहले पार्शियल u w और पार्शियल u का फॉर्मूला लिखना है, फिर पार्शियल w और पार्शियल v का फॉर्मूला लिखना है। पहले 1 में वैल्यूज फाइंड करके पुट करनी है, फिर सेकंड में वैल्यूज फाइंड करके पुट करनी है। तो फर्स्ट वी फाइंड इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में जो वैल्यू चाहिए, यानी कि पहले 1 में देखें पार्शियल w और पार्शियल x, पार्शियल w और पार्शियल y, पार्शियल w और पार्शियल z फाइंड करना था ना। तो यही इसी के लिए w पहले चूज किया, उसकी पार्शियल w और पार्शियल x फाइंड कर लिया। देखें लॉग का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर समथिंग, हाँ ये जिसका लॉग आ रहा है। और इसका इसमें से x के लिए ऐसे डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x, बाकी y स्क्वायर का भी 0 और z स्क्वायर का भी 0। तो ये आंसर आ जाएगा 2x ओवर दिस। इसी तरह पार्शियल w और पार्शियल y, पार्शियल w और पार्शियल z या इस तरह फाइंड कर लेंगे। फर्दर जो इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू चाहिए वो x की वैल्यू चूज करके उसका डेरिवेटिव u के लिहाज से, ठीक है, फिर y की वैल्यू चूज करके उसका डेरिवेटिव u के लिहाज से, और इसी तरह z की वैल्यू चूज करके उसका डेरिवेटिव u के लिहाज से। ये सारी वैल्यूज आ गई, सारों को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे और फिर इस सारे में x y z की वैल्यूज दोबारा पुट करेंगे ताकि एक्सप्रेशन जो है वो सारे का सारा u और v में कन्वर्ट हो जाए। तो ये वही वर्किंग जो पहले 6 क्वेश्चंस में से मैंने 5वां क्वेश्चन किया था ना, उसी तरह की वर्किंग है। तो इसलिए यहाँ लिखा हुआ है फॉर दिस टू बी द फंक्शन ऑफ u एंड v पुटिंग वैल्यूज ऑफ x y एंड z। जब x y z की वैल्यूज पुट करेंगे सारी वर्किंग आपके सामने है। सिंप्लीफाई जब आप कर लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा पार्शियल w और पार्शियल u की वैल्यू। तो इसको जब सिंप्लीफाई फर्दर करेंगे और जितना हो सके, तो ये सारा सिंप्लीफाई हो चुका है, ये किया हुआ मैंने वर्किंग है। तो ये फाइनली इसका आंसर आ गया पार्शियल w पार्शियल u का आंसर 2 ओवर u। ये है बाय चेन रूल। दूसरा इसी वैल्यू को दोबारा फाइंड करना था। w की वैल्यू लिखें, इसमें x y z की वैल्यूज पुट करते हैं डायरेक्टली। तो जब डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देंगे तो सारे का सारा एक्सप्रेशन आ जाएगा u और v में। ठीक है जी, ये w का ये वाला एक्सप्रेशन आ गया u और v में। इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे u के लिहाज से तो ये आंसर आ गया। ये वाला आंसर वही है जो हमने चेन रूल के साथ फाइंड किया था। तो इसी तरह की वर्किंग क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आपने डिटेल में खुद से करनी है। तो बाकी बी पार्ट के लिए वही कि जब ये दोनों वैल्यूज आ जाएं उनमें पॉइंट पुट करेंगे तो ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये दूसरा पार्ट आप खुद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में इसी पैटर्न से सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू भी आ जाएगी। अब आप एक्सरसाइज में देखें 10 तक तो क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट्स हैं वो भी देख लेते हैं। जो 11th और 12th है सेम वही चीज़ दोबारा रिपीट हो रही है। अब ये है कि u जो है वो फंक्शन में u में 3 वेरिएबल्स हैं p q r। फर्दर p भी 3 पे डिपेंड कर रहा है x और z पे, q भी 3 पे डिपेंड कर रहा है और r भी 3 पे डिपेंड कर रहा है। तो जो कंसेप्ट है वो सेम है, इसमें वर्किंग थोड़ी ज़्यादा होगी। यानी कि 11 और 12 में से मैंने एक क्वेश्चन 12 कराया हुआ है। इसमें आप देखिएगा, दोबारा देख लें इसको। 12 क्वेश्चन आपने 3 वैल्यूज फाइंड करनी है तो चेन रूल के थ्रू आपने तीनों फार्मूलाज लिखने हैं पहले। जी बेटा अभी देखें पार्शियल u और पार्शियल x, पार्शियल u और पार्शियल y, पार्शियल u और पार्शियल z। तो इन तीनों फार्मूलेस में बारी बारी वैल्यूज पुट करके पेपर में अगर ऐसा क्वेश्चन आता ना तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है कि आप तीनों में से एक कोई पार्ट करते हैं। यानी हम तीनों नहीं आपको देंगे, क्योंकि अगर आपने एक पार्ट कर लिया तो बाकी पार्ट भी सेम उसी की रिपीटिशन है। इसलिए एक भी अगर आप अच्छी तरह कर लेते हैं, लेकिन आप अपनी प्रैक्टिस के लिए आपने कंप्लीट करने हैं खुद से। तो चूंकि एक पार्ट मैंने पहले चैप्टर क्वेश्चन नंबर 10 में करवा दिया है, तो चैप्टर नंबर जो क्वेश्चन नंबर 10 था उसमें से 2 ही क्वेश्चन ही यहाँ 3 है बस। वर्किंग सेम वही है। तो आप ये खुद से आपको मैंने सॉल्व करके दे दिया है, जितना मैक्सिमम आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो 10 चूंकि मैंने कंप्लीट ही किया है इसलिए ये वाला क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ दिया। अगर प्रैक्टिस करेंगे तो ये इंशाल्लाह हो जाएगा। बाकी 13 से 24 क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है। 13 से 24 देखें, ड्रॉ ट्री डायग्राम्स एंड राइट चेन रूल्स। अच्छा सिर्फ ये आपने ट्री डायग्राम्स बनानी है और चेन रूल बनाने हैं, बाकी डेरिवेशंस कोई नहीं है। इनमें से क्वेश्चन देख लेते हैं कौन से मैंने करवाए आपको। 13th देखें, जैसे 13th में z है फंक्शन x y का,
z एक डॉट लगाएं और x और y के लिए 2 डॉट्स यहाँ लगाते हैं। तो z को ज्वाइन करें x के साथ, z को y के साथ ज्वाइन करें। z चूंकि 2 पे डिपेंड कर रहा है, तो z और x के दरमियान जो वैल्यू होगी वो होगी पार्शियल z ओवर पार्शियल x, और z और y के दरमियान जो वैल्यू होगी वो होगी पार्शियल z ओवर पार्शियल y। फर्दर x और y t पे डिपेंड कर रहे हैं, तो दोनों के लिहाज से एक डॉट यहाँ लगा लें, x को भी t के साथ ज्वाइन, y को भी t के साथ ज्वाइन। अब dz यानी z का डेरिवेटिव t के लिहाज से फाइंड करना है, तो थ्रू x दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें थ्रू y। तो ये बस इसका आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है जी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 15, इन दोनों के फॉर्मूलास बनाने हैं। यहाँ पर W 3 पे डिपेंड कर रहा है और तीनों U और V पे डिपेंड कर रहे हैं, तो दोनों के लिए अलग-अलग वो 2 डायग्राम्स बनेगी। ये भी मैंने आपको प्रीवियस आपको बता दिया। ये रही, एक ये डायग्राम आपके सामने बनी हुई है और दूसरी इसी तरह एक और डायग्राम बनी हुई है। ठीक है बेटा। तो और 25 से 28 क्वेश्चंस के लिए भी मैंने एग्जांपल आपको बता दी थी, वो इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन वाली। तो 25 से 28 क्वेश्चंस की स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या। ये डायग्राम सारे आप क्वेश्चंस करिएगा, जो प्रॉब्लम होगी तो हम डिस्कस कर लेंगे क्लास में या यहाँ पर। जो 25 से 28 तक अभी मैंने आपको एग्जांपल करवाई थी, ये डिफाइन y एज इन एक्सरसाइजेस में जो y है वो डिफाइन हुआ है एज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x। यूज थ्योरम 8 का मतलब है इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन वाला फार्मूला टू फाइंड द वैल्यू ऑफ dy by dx। तो इन सब में से एक क्वेश्चन मैंने यहाँ सॉल्व किया हुआ है 28। जो बेटा अब ये मैं आपको कंप्लीट बता देता हूँ। आपने देखें ये x और y वाले टर्म्स मिक्स हैं, यानी ये इम्प्लिसिट फॉर्म है। आपने सबसे पहले इस सारी लेफ्ट हैंड साइड को नाम देना है f का, और चेन यानी कि जो हमें रिक्वायरमेंट है वो ये है कि डी वाई ओवर डी एक्स की जो वैल्यू फाइंड करनी है वो इस फॉर्मूले से, कि डी वाई ओवर डी एक्स है। ये एक्स का मतलब है एफ का डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से ऊपर, यहाँ पर वाई मीन्स के फंक्शन का डेरिवेटिव वाई के लिहाज से नीचे है। इसको आप नाम देते 1। अब इस फंक्शन को यूज करें और उसमें से एफ ऑफ एक्स पहले फाइंड करें, फिर इसको यूज करें एफ ऑफ वाई फाइंड करें। दोनों की जो वैल्यूज आ जाएंगी वो दोनों को यहाँ पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स का। ठीक है। तो ये फंक्शन चूज किया है, इसमें एफ ऑफ एक्स का मतलब है इसका डेरिवेटिव इस एक्सप्रेशन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब आप फाइंड करेंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा नीचे। ठीक है जी, एफ ऑफ एक्स। इसी तरह एफ गिवन है, इसका वाई के लिहाज से डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो ये फॉर्म नीचे आ गई। तो अब आप इजीली इसको वो जो फॉर्मूला ऊपर बन था उसमें पुट करेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, और लास्ट में जो पॉइंट गिवन था ना, इस पॉइंट पे वैल्यू फाइंड करें। एक्स वाई, एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दीजिएगा, वाई की वैल्यू log of 2 जब पुट करेंगे, बाकी सिंप्लीफिकेशन वो आपके सामने है, सॉल्व है। तो आप ये खुद से ट्राई कर सकते हैं। ये इसका आंसर आ गया। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 से 32, उसमें ये फॉर्मूला गिवन है। जी बेटा अभी देखें, इसमें 3 वेरिएबल्स इन्वॉल्व है, यानी कि अगर आपके पास किसी एक्सप्रेशन में 3 वेरिएबल्स इन्वॉल्व हों तो उसमें से एक वेरिएबल गिवन होगा एज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। जैसे यहाँ पर इन सारे क्वेश्चंस में गिवन है कि z जो है वो डिफरेंशियल फंक्शन है और x और y जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। तो पार्शियल z और पार्शियल x का मतलब है कैपिटल F को x के लिहाज से डिफरेंशियल करके यहाँ पुट करना है, और ये z का मतलब है फंक्शन को z के लिहाज से डिफरेंशियल करके नीचे पुट करना है। पार्शियल z और पार्शियल y का मतलब है f को y के लिहाज से डिफरेंशिएट, यानी ये y होने की वजह से यहाँ पर f को y के लिहाज से डिफरेंशियल करेंगे ऊपर और f ऑफ z को नीचे। तो बाकी इसमें वैल्यू पुट करने के बाद ये क्वेश्चन हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन एक शायद मैंने यहाँ किया होगा जी, एक क्वेश्चन जी 32 क्वेश्चन था। इस सारी एक्सप्रेशन को, इसमें 3 वेरिएबल्स हैं, यहाँ पे लिखिएगा हियर f इज x y z इक्वल टू दिस, और पार्शियल z ओवर पार्शियल x का मतलब है इस f का डेरिवेटिव x के लिहाज से ऊपर, और ये z होने का मतलब है f ऑफ z नीचे। इसी तरह z और पार्शियल z ओवर पार्शियल y का मतलब ये है कि f ऑफ y और f ऑफ z। बाकी वही काम, ये फंक्शन चूज किया, इसमें इस 1 और 2 में जो जो चीज़ें चाहिए वो फाइंड कर लें। तो 1 और 2 में देखें तो कैपिटल f ऑफ x चाहिए, ये हमने फाइंड कर लिया। कैपिटल एफ ऑफ वाई चाहिए, वो हमने फाइंड कर लिया यहाँ पर, और इसी तरह कैपिटल एफ ऑफ जेड चाहिए, वो भी हमने फाइंड कर लिया। बाकी नेक्स्ट स्टेप जो है उसमें हमने वैल्यूज पुट करनी है 1 में 2 में, और बाकी अच्छा जब वैल्यूज आ जाए, यानी जब वैल्यूज पुट करेंगे अगर सिंप्लीफाई होता है तो ठीक है, सिंप्लीफाई होने के बाद वो जो गिवन पॉइंट है, यानी इस पॉइंट पे फाइंड करना है, तो इसका मतलब है एक्स की वैल्यू आपने 1 पुट करनी है, वाई की वैल्यू पुट करनी है log of 2, और जेड की वैल्यू पुट करनी है log of 3। जब पुट करेंगे उसके बाद वही वाला रूल जो पहले था वो अप्लाई करेंगे, तो ये आपके पास सिंप्लीफाई फॉर्म में इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, ये सारे कंप्लीट हो गए एक्सरसाइज। बाकी क्वेश्चन आप 38 देख लीजिएगा, 32 तक तो ये वाले रूल्स हैं, 38 क्वेश्चन की स्टेटमेंट देख लेते हैं है क्या। हाँ वही चीज़ें वही रिपीट हो रही बार बार।
कि पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करें। इनमें से अच्छा पहले वाले क्वेश्चंस में तो काफ़ी ज़्यादा लेंथी था ना, फ़ॉर्मूलाज़ 1 या 2 या 3-3 फाइंड करने थे, यहाँ एक ही चीज़ें फाइंड करनी है। अब आपको देखिएगा डब्ल्यू डब्ल्यू फंक्शन है एक्स वाई ज़ेड का और आर के लिए ऐसे फाइंड करना है, एक्स बी फंक्शन है आर का, आर और एस का, वाई भी फंक्शन आर और एस का है, ज़ेड भी फंक्शन आर और एस का है। तो आप इज़िली अगर पहले वाले क्वेश्चन खुद किए हुए हैं तो आप इज़िली इनका चेन रूल का फ़ॉर्मूला लिखेंगे और जो-जो चीज़ें चाहिए वो फाइंड करके आप पुट कर सकते हैं। तो इसमें से एक क्वेश्चन मैंने शायद कंप्लीटली सॉल्व किया हुआ है, जैसे 38 क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये वाली है। ये 2 वैल्यूज़ फाइंड करनी है और यहाँ पर ज़ेड की वैल्यू है सिर्फ ज़ेड डिपेंड कर रहा है क्यू पे और फर्दर क्यू जो है वो वी और यू पर यहाँ मिसिंग हो गया, यू और वी पे डिपेंड कर रहा है। तो पार्शियल ज़ेड ओवर पार्शियल यू अगर आपने फाइंड करना है, तो ज़ेड चूँकि एक वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है ना क्यू पे, तो डी ज़ेड ओवर डी क्यू लिखेंगे यहाँ पर। पार्शियल ज़ेड ओवर पार्शियल क्यू लिख दें तब भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर डी ज़ेड ओवर क्योंकि ज़ेड सिर्फ एक पे डिपेंड कर रहा है और क्यू जो है वो 2 पे डिपेंड कर रहा है ना, इसलिए क्यू का पार्शियल डेरिवेटिव आ जाएगा यू के लिहाज से। इस तरह अगर ज़ेड का डेरिवेटिव वी के लिहाज से फाइंड करना है, तो पहले ज़ेड का डेरिवेटिव क्यू के लिहाज से, फिर क्यू का डेरिवेटिव वी के लिहाज से। इन दोनों वैल्यूज़ फ़ॉर्मूलाज़ में 1 और 2 में जो-जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो फाइंड करें, पुट करें और पुट करने के बाद लास्ट में यू की वैल्यू 1 और वी की वैल्यू 1 से पुट करके ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। जी बेटा ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस टोटल आपने करने हैं फर्स्ट 38 14.4 एक्सरसाइज थॉमस कैलकुलस फर्स्ट 38 क्वेश्चंस आपने रन करना है। ठीक है जी। ये है जी 14.4 कंप्लीट हो गई है। बाकी इंशाल्लाह जो क्वेश्चंस आपको प्रॉब्लम करेंगे वो फिर हम डिस्कस कर बाद में कर लेंगे। ठीक है बेटा, बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ मैं आपको करेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।